Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Conceptual Learning Academy with past paper of Political Science। आज जिस पेपर की डिस्कशन हो रही है ये केपी कमीशन ने 20 जून 2023 को कंडक्ट की थी। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन की जा रही है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये पहला पार्ट है। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो वो कल अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे मोटिवेशन के लिए इसे ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन इन स्लाइड का पीडीएफ हासिल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, pluralism, the belief in numerous other worlds beyond the earth which may possess the conditions suitable for life। ऑप्शंस कॉमिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल। इसका राइट आंसर मैं कॉमिक बता रहा हूँ। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि ये सबसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, इसका कॉमिक आंसर क्यों आ रहा है। आपको यकीनन ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन ही लगा होगा। ये इसकी फुल एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट इज रिलेटेड टू हर डैश। एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर एक्सटर्नल अफेयर्स है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो स्टेट के एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए ही होती है। उसकी जो स्ट्रेटजीज़ होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं या इस तरह के जो एक्शंस होते हैं, ये जो दूसरे कंट्रीज़ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसके साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं, ये सब एक्सटर्नल अफेयर्स में आते हैं और इसको फॉरेन पॉलिसी ही के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिप्लोमेसी इज़ ए टूल फॉर अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो बोथ ए एंड बी है। नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सप्लेनेशन इस तरह की जाएगी कि जो नेशनल इंटरेस्ट है ये डिप्लोमेसी के थ्रू अपनाए जाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही डिप्लोमेसी अपनाई जाती है। इस तरह के कुछ वैल्यूज़ या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिप्लोमेसी के थ्रू सिक्योर किए जाते हैं और ये सब नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और ये डिप्लोमेसी में इस तरह के जो रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, नेगोशिएशंस की जाती है या ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह किए जाते हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मुफीद होते हैं। Question number 4, a Greek school of pre-Socratic philosophers, religious school, scientific school, political school, प्लूरलिस्ट स्कूल। इसका राइट आंसर साइंटिफिक स्कूल है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि जो प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स थे जिसमें परमेनिड्स, थेल्स वगैरह शामिल थे, उन्होंने साइंटिफिक या क्रिटिकल थिंकिंग पे तवज्जो दी थी। जो प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने रिलीजियस या मिथोलॉजी पे रिलाई नहीं किया था, बल्कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिफिक स्कूल मतलब कि साइंटिफिक थॉट रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन इज़ कॉल्ड सॉवरेनिटी, कैपिटलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, मार्क्सिज्म। इसका जो राइट आंसर है वो लिबर्टेरियनिज्म है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह ही की जाएगी कि जो लिबर्टेरियनिज्म है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें राइट टू स्पीक, एक्सप्रेस आइडियाज़, इंगेज इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वगैरह आ जाते हैं या और भी बहुत सारे इसमें राइट शामिल है, वो लिबर्टेरियनिज्म के थ्रू ही अपनाए जाते हैं। मतलब लिबर्टेरियनिज्म एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी सोच है जिसमें ये सब राइट देने की बात की जाती है। Question number 6, Iron Curtain was introduced by Kennedy, Churchill, Stalin, none of these। इसका राइट आंसर स्टालिन है और वो क्यों है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों के लिए कन्फ्यूजन था। इसका राइट आंसर केनेडी या चर्चिल इसलिए नहीं है, हालांकि विंस्टन चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक स्पीच डिलीवर की थी जिसमें उन्होंने आयरन कर्टेन का जिक्र किया था, तो इसलिए ये रेफ़र किया जाता है विंस्टन
चर्चिल के साथ। लेकिन ये एक्चुअली जो आइडियोलॉजिकल और फिज़िकल डिवीज़न किया था वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के दरमियान जोसेफ स्टालिन जो कि यूएसएसआर के जो यूएसएसआर के लीडर थे उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उन्होंने ही आयरन कर्टेन की पॉलिसी अपनाई थी और उसने जो डिवीज़न की थी उसी को ही आयरन कर्टेन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, सवर्निटी ऑफ स्टेट इज डैश टू इंटरनेशनल लॉ। इसके ऑप्शन में सुपीरियर, इंफीरियर, इररिलेवेंट, नन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज में इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि इररिलेवेंट भी इसमें ठीक ही लग रहा है, क्योंकि सवर्निटी अलग चीज़ है और इंटरनेशनल लॉ अलग चीज़ है। लेकिन सवर्निटी किसी स्टेट की होती है और इंटरनेशनल लॉ एक इस तरह के रूल्स है या बॉडी ऑफ रूल्स है जिसके तहत कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे पॉलिसीज़ वगैरह जो स्टेट्स के माबैन ताल्लुकात को इस्तेवार करते हैं। तो अब ये इररिलेवेंट इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स के लिए होती है और जो सवर्निटी होती है वो स्टेट्स की ही होती है, तो इसलिए ये रिलेवेंट भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये सुपीरियर नहीं है या इन्फीरियर नहीं है, मतलब स्टेट की सवर्निटी ख़राब नहीं होती इसके साथ, और वो फिर भी इंटरनेशनल लॉ को मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमोट्स फ्री एसोसिएशन इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। इसके जो ऑप्शंस है वो लिबर्टेरियनिज्म है, कैपिटलिज्म है, मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है। तो इसका राइट आंसर लिबर्टेरियनिज्म इसलिए है कि जो लिबर्टेरियनिज्म है ये इंडिविजुअल लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट के मुतालिक बताती है। मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब कि ये ज़्यादा फोर्स नहीं करेगी अपने इंडिविजुअल्स को, और इंडिविजुअल्स फ्री है एसोसिएशन करने के, मतलब कि एसोसिएशन बनाने के लिए या कुछ इस तरह के फ्री रिलेशनशिप या कम्युनिटीज़ बनाने के लिए, इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन करने के लिए जो वो चाहते हैं और जो फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा कैपिटलिज़्म एक इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, लेकिन वो स्टेट के अंडर होते हैं। Next question number 9, political philosophy that advocates the elimination of the state and the provision of its services through the free market is इसमें अनार्को कैपिटलिज्म, इस्लामिज्म, सोशलिज्म आ जाती है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो अनार्को कैपिटलिज्म है। अब ये अनार्को कैपिटलिज्म क्यों है, तो इसमें दो टर्म को इकट्ठा किया गया है। अनार्को कैपिटलिज्म ये इस तरह की लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी है जो कि कंबाइन करती है अनार्किज्म को और प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये फ्री ट्रेड इस तरह के पॉलिसीज़ अपनाना चाहते हैं, लेकिन अंडर दी रूल्स ऑफ या पॉलिसीज़ ऑफ स्टेट्स, तो इसमें स्टेट्स की चलती है, हालांकि फ्री ट्रेड होती है। और अनार्किज्म ये इस तरह के आइडियाज़ को कहते हैं जो स्टेट्स के खिलाफ हो, जो स्टेट को नहीं मानते। तो इन दोनों को इकट्ठा करके अनार्को कैपिटलिज्म का मतलब यही होगा कि इस तरह की पॉलिसीज़ जो कि स्टेट के बगैर ही प्रमोट हो सके। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज़ एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। इसके ऑप्शन में से कैपिटलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म है। इसका जो राइट आंसर है वो टोटलिटेरियनिज्म है, और इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह ही की जाएगी कि इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जो कि एब्सोल्यूट हो और सेंट्रलाइज हो, मतलब इसका कि सिंगल पार्टी या सिंगल लीडर ही रूल करे मुल्क को, और वो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ इस तरह के किसी में भी कुछ ख़ास इम्तियाज़ ना करे, और सारा कंट्रोल अपने मुल्क पे एक लीडर या एक सिंगल पार्टी ही रखे, उसको टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। इसके अलावा अथॉरिटेरियनिज्म भी है, लेकिन वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर और लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम देती है, लेकिन टोटलिटेरियनिज्म जो है वो उससे भी एक स्टेप आगे है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें मॉन्टेस्को, नेपोलियन, हिटलर और जे रोसो दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो जे रोसो है। जो जेन जैक्स रोसो था वो एक प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र था 18th सेंचुरी का। उसकी जो आइडियाज़ और राइटिंग्स है इससे ही यही पता चलता है, क्योंकि जो रोसो था
उन्होंने सोशल जस्टिस की बात की थी, उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम की, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की बात की थी, सॉवरेनिटी ऑफ पीपल की बात की थी। और ये सब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था जो 1789 में फाइनली हो गया था, तो उसी में यही बातें अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, separation of ethics and politics was the principal notion in the philosophy of, इसके ऑप्शंस होब्स है, एरिस्टोटल है, मकेवली है, प्लेटो है। इसका जो राइट आंसर है वो मकेवली है। और मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया भी था, एक क्वेश्चन था कि अल्लामा इकबाल ने किसको सेपरेशन ऑफ एथिक्स और रिलीजन्स और हमें क्रिटिसाइज़ किया था, तो इसका आंसर मकेवली था। मकेवली उन्होंने ये सेपरेट किया था, उनकी आइडियाज़ थी कि एथिक्स और पॉलिटिक्स इन दोनों को सेपरेट ही रखा जाए। Question number 13. The principle of judicial review means to interpret law, review law, rewrite law, judicial law. इसमें काफ़ी लोगों ने interpret law को सही माना था, हालांकि इसका राइट आंसर रिव्यू लॉ है। अब इंटरप्रेट लॉ एक अलग चीज़ है और रिव्यू लॉ एक अलग चीज़ है। जुडिशल रिव्यू जो कि लीगल प्रिंसिपल है, जो कि एम्पावर करते हैं जुडिशरी को, इन्हीं कोर्ट्स को, कि वो रिव्यू करे जो कॉन्स्टिट्यूशनली लॉज बन जाए। लॉज किसको कहते हैं? जो बिल पास किया जाता है असेंबली वगैरह में और उसके बाद वो लॉ बन जाती है। तो जब लॉ बन भी जाए या गवर्नमेंट की कुछ एक्शंस हो जिसको अदालत रिव्यू करने की पावर रखती हो, जिस तरह के अमेरिका में है, तो उसको जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। इंटरप्रेट लॉ, ये तो जब वो इंटरप्रेट करे तो उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. Political science begins and ends with the states is said by Thomas Hobbes, Professor Gardner, Machiavelli, Plato. तो इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत रिसर्च की। इसका जो बुक्स थे उनमें इसका राइट आंसर प्रोफेसर गार्नर दिया जाता है। मैंने कई बुक्स देखे हैं, इस तरह के जो पीडीएफ फाइल भी मिलते हैं तो उसमें भी प्रोफेसर गार्नर इसकी राइट आंसर बताया जाता है। लेकिन जितनी रिसर्च मैंने की तो उसमें प्रोफेसर गार्नर के हवाले से कुछ इस तरह ख़ास नहीं मौजूद, और सब कुछ मकेवली के बारे में ही बताया जाता है। क्योंकि अगर आप मकेवली की जो पॉलिसीज़ देखें तो उनमें जो उन्होंने द प्रिंस बुक लिखी थी या उन्होंने जो बातें की थी वो सब स्टेट के मुतालिक ही है। वो कहता है कि स्टेट है तो सब कुछ है, स्टेट नहीं है तो कुछ नहीं है। और उन्होंने ये बात भी इस तरह है कि पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। Question number 15. The ideas of Aristotle are more acceptable to the West than Plato's because he propagated democracy, tyranny, rule of law, legislation. तो इसमें भी दो ऑप्शंस ही सही माने जाते हैं, और इसमें अगर बोथ का ऑप्शन होता तो फिर बहुत अच्छा होता। और एक ऑप्शन है डेमोक्रेसी और दूसरा है रूल ऑफ लॉ। मैं रूल ऑफ लॉ को इसलिए सही मानता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी है ये तो उस वक्त ये वाली डेमोक्रेसी नहीं थी, और एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर रहा था। एक्चुअली प्लेटो जो था वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था, जो जिसने सोक्रेटिस को फांसी दी थी। एरिस्टोटल जो था उन्होंने कहा था कि आप जो भी सिस्टम अपनाना चाहते हैं उसमें आप रूल ऑफ लॉ को आगे लाएं। तो रूल ऑफ लॉ को आप आगे लाएंगे, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो जो भी हो, तो वो सही सिस्टम होगा। अब डेमोक्रेसी होगा और उसमें रूल ऑफ लॉ ना हो तो फिर वो भी सही सिस्टम ना हुआ। तो इसका सही आंसर रूल ऑफ लॉ ही माना जाएगा। Question number 16. Theory of divine right of king was presented by King James of England in century 15, 16, 17, 18. इसका राइट आंसर 17 है। और ये तो obvious वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर भी obvious ही है, 17 सेंचुरी, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट थी ऑफ किंग्स की वो किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने दी थी 17 सेंचुरी में। बाकी आप ये रीड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल हासिल करके। क्वेश्चन नंबर 17. हु सेड लॉ इज द कमांड ऑफ अ डिटरमिनेट सोवरेन? जेरेमी बेंथम, लास्की, मकेवली, जॉन ऑस्टिन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन ऑस्टिन ने दी थी। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद है, आप इसको रीड करना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा कि जो जॉन ऑस्टिन था वो लीगल फिलोसोफर था, मतलब वो लॉ को स्टडी करने वाला था, लॉ पे बहस करने वाला था। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ये लॉ के मुतालिक ही है।
Question number 18. Those who are active against the very existence of state are known as anarchists, fascists, socialists, communists. इसका जो राइट आंसर है वो अनार्किस्ट है। और इससे पहले के क्वेश्चन में इसका मैंने जिक्र कर भी लिया कि जो अनार्को कैपिटलिज्म था उनमें मैंने कहा कि दो टर्म को इकट्ठा किया गया है, कैपिटलिज्म और अनार्को। अनार्को अनार्किस्ट को ही कहते हैं। अनार्किस्ट कौन होते हैं? जो कि एक्टिव होते हैं वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, उसको अनार्किस्ट कहते हैं। मतलब वो स्टेट के खिलाफ होते हैं, वो स्टेट को नहीं मानते, वो स्टेट की रूल को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई स्टेट वगैरह नहीं है, बस इंडिविजुअल्स की राइट है, जो इंडिविजुअल करना चाहते हैं, जो कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, वही है। क्वेश्चन नंबर 19. Fascism as a theory originated in Germany, Russia, Italy, France. फाशिज्म कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी? ये इटली में ओरिजिनेट हुई थी। फाशिज्म ये इटली में बेनिटो मुसोली ने इंट्रोड्यूस की थी 1920s 1930s में। फाशिज्म क्या होता है? एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता है और बेनिटो मुसोलिनी जो कि उस वक्त के लीडर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बाकी आप ये रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया वॉज रिटन बाय लेनिन, मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, जॉन ऑस्टिन। तो ये बुक ये व्लादिमीर लेनिन ने लिखी थी। ये कौन थे? व्लादिमीर लेनिन ये रशिया के लीडर थे। जो रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आया था 1917 में, ये उसको लीड करने वाले थे। और ये फिर उन्होंने रशिया को, मतलब कि उस वक्त की जो यूएसएसआर बनी थी, उसको लीड किया था। उनके पहले लीडर थे। Question number 21. The French president is elected by direct popular vote, Senate, National Assembly, Electoral College. तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ये डायरेक्ट पॉपुलर वोट से ही इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज से मिलकर वोट लेता है, लेकिन फ्रांस में डायरेक्ट पॉपुलर वोट से इलेक्ट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद है, आप इसको रीड कर सकते हैं। Question number 22, which is last question of today's video of part 1. पार्ट 2 को देखने के लिए आप कल तक इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। Mao Zedong attempted to imitate the Soviet five-year plan to bring China rapidly into the industrial market. This movement failed despite his grandiose title for it. What did Mao call this movement? इसके जो ऑप्शंस है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, द रिवाइव चाइना मूवमेंट, द 3-year प्लान, द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह मौजूद है कि माओ जेडोंग जो कि चाइना के पहले लीडर थे, चाइना जो कि 1949 में रिपब्लिक बना था, 1958 से 1962 तक जो मूवमेंट चलाई थी माओ जेडोंग ने, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी। और ये बुरी तरह फेल हुई थी। इस पे इन्होंने चाइना को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहा था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन मौजूद है। मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो तो ठीक है, लेकिन जो आंसर से ऑप्शन से उनमें कुछ एम्बिग्विटी है। और अगर आप देखें तो इसमें पहला वाला ऑप्शन कॉमिक है। मैंने कहा था कि कॉमिक ठीक है। क्यों? द बिलीव इन numerous other worlds beyond earth which may possess conditions suitable for life is often referred to as कॉस्मिक प्लूरलिज्म। तो इसको कॉस्मिक प्लूरलिज्म कहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉस्मिक सीरीज़ देखें जो कि यूट्यूब पे मौजूद है। इसमें जो कायनात है, जो प्लैनेट्स है या जो गैलेक्सीज है, इसके मुतालिक तफसीलन बताया गया है। तो आप जो इंटरेस्टेड हो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लेंगे, लेकिन आपके नॉलेज में इंतहाई इजाफा करेंगे। वो छोटे छोटे वीडियोस है, 10-15 वीडियोस आप देख सकते हैं कॉस्मिक सीरीज़ पे। तो मल्टीपल प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि है ये यूनिवर्स के मौजूद है, ये जो यकीन रखते हैं, इसको कॉस्मिक प्लूरलिज्म कहा जाता है। अब कॉस्मिक वर्ड तो है नहीं, इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें कॉमिक था। कॉमिक कॉमेडी को कहते हैं, कॉमिक बुक्स वगैरह को कहते हैं। तो यही मैं मानता हूँ कि कॉस्मिक की बजाय कमीशन ने कॉमिक लिया था। अगर आप और भी ऑप्शन देखें या आप क्वेश्चन देखें या और पेपर देखें तो कमीशन से इस तरह के ब्लंडर्स
होते आ रहे हैं कि वो ऑप्शन में किसी स्पेलिंग की गलती कर दे, तो ये माना जा रहा है। अब अगर इसमें नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन होता तो फिर मैं कहता कि नन ऑफ दीज़ ही ठीक था, क्योंकि कॉमिक और कॉस्मिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालाँकि फ़र्क तो एक एस का है। इसके अलावा जो आंसर है कल्चरल था, तो कल्चर भी इस तरह के बिलीव्स और वैल्यूज़ को कहते हैं जो कि पर्टिकुलर ग्रुप वगैरह के लिए होता है। तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं था। जो था इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के जो बातें की जाती है उसमें ये किए जाते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन था वो लीगल था। तो लीगल तो लॉज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो रेगुलेशंस होते हैं, जो जुडिशल सिस्टम वगैरह होते हैं। तो कमिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल, इनमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं है, नन ऑफ दिस है नहीं। तो इसका राइट आंसर कॉमिक ही होगा, और वो कॉमिक नहीं है, वो एक्चुअली कॉस्मिक है। ये कमीशन की स्पेलिंग की गलती है। अब इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि या तो कमीशन सबको एक नंबर अवार्ड करेगा, या फिर कॉमिक ही ठीक कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू। ये आंसर कीज़ है, आप पीडीएफ हासिल करके ये आंसर कीज़ अपने पास रख सकते हैं पीडीएफ फाइल के साथ। Please watch video for full explanation of this paper at YouTube channel Conceptual Learning Academy। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।